आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे नरेश और सालू की शादी तय होती है। मां उसमें ना आने की धमकी देने के साथ साथ सल्फास खाने की धमकी देती है। नरेश की मां उस शादी में ना आने के साथ साथ सल्फास खाने की धमकी देती है और ठाकुर इस बात का फायदा सोचता है। तो उधर मंजली तिवारी के मुंह से ठाकुर को खत्म करवाने की सुपारी उगलवाना चाहती है। अब आगे। सुबह के समय मंजली दीदी के सामने नरेश कुछ कागजात लेके जाता है। दीदी आपके साइन चाहिए, ये ट्रांसजेंडर विकास मंडल का रजिस्ट्रेशन के लिए है। मंजली दीदी बिना पढ़े साइन करती हैं। अरे पढ़ तो लीजिए, भरोसा है तुम पर। और ये सब छोड़ दो, पहले अपनी शादी का सोचो। तुम्हारी अम्मा मान गई या नहीं? कल शादी है तुम्हारा। मां तो मान जाएगी, मां जो ठहरी। ये आदमी तो राक्षस है। यूं तो ये आदमी राक्षस है, मगर इसके अंदर ये समझदार इंसान कहां से पनप रहा था, ये कोई नहीं जानता। ये एक छलावा था या असलियत, ये भी अभी तक किसी को नहीं पता। वहां ठाकुर वकीलों से बहस पर बहस करता जाता है। दिन भर तरकीबें लगा, फोन घुमाता है, मगर हर जगह से निराश ही होता है। सीधे सीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो प्रदेश और प्रशासन तो खिलाफ होगा ही। तिवारी जी ने उस रात मंजली दीदी को कोई जवाब नहीं दिया था। वो ठाकुर को मारना चाहते थे और नहीं भी, क्योंकि कुछ भी कहो, ठाकुर था तो काम का बंदा, और वो जितना बर्बाद करना उसको चाहते थे उतना तो वो कर चुके थे। नरेश की मां उधर बनिए की दुकान पर सामान लेने जाती है। अरे कुम्हारन, सुना है नरेशवा शादी कर रहा है, वो भी किसी किन्नर से। भाई बड़ी अजीब सी बात है, पहले लड़का ऐसा निकला और अब बहू भी। बनिया जी, कहीं ऐसा ना हो ये आपके ताने कोई नरेश के कान में डाल दे। बचपन में आंख फोड़ा था उसने आपका, जब उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अब तो फौज लिए घूमता है। ये पहली बार था कि नरेश के नाम पर उसकी मां ने धमकी दी थी किसी को। कहीं ना कहीं वो मन बना चुकी थी कि नरेश और उसके प्यार को स्वीकार कर ही लेगी, क्योंकि आदमी हो या औरत, उसने अपनी जिंदगी में हर तरह की गंदगी हर तरह के इंसान में देखी थी। कहीं ना कहीं वो इन चीजों से ऊपर उठ चुकी थी, मगर समाज में रहने का डर भी था। जब वो घर पहुंची तो मोटरसाइकिल पर दो अनजान लड़के घर की ओर झांक रहे थे। वो घबराई मगर नजरअंदाज कर गई। उधर मुनीम ने नरेश की मां को निपटाने का प्लान पूरा फिक्स कर रखा था। वो मोटरसाइकिल सवार दूर गांव के दो लड़के थे जो नरेश की मां को निपटाने आए थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन है। बस 50,000 रुपए में वो नरेश की मां को मारने के लिए तैयार थे। उधर अपने नए घर में सुकून से बैठे नरेश को शालू ने कहा, एक बार जाकर अम्मा को मिल आइए, क्या पता मन बदल लिया हो। कुम्हारन है वो, अभी मिट्टी के नए नए बर्तन की तरह गर्म है। जब तक ठंडी नहीं होती उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। सुबह उनको लेने के लिए हम गाड़ी भेजेंगे। तो दूसरी तरफ ठाकुर को इस बात की चिंता थी कि मुनीम के लड़के कुछ उल्टा सीधा ना करें जिससे मामला और बिगड़ जाए। उसने विस्की पीते हुए मुनीम से कहा, अगर इन्होंने गड़बड़ की ना मुनीम जी, तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा ठाकुर साहब, आप परेशान ना हो। ये एक आध बार पहले भी ये काम कर चुके हैं, खिलाड़ी कच्चे नहीं हैं। किड़वईपुर गांव में नरेश आज एक बड़ा नाम था। सबको पता था कि ठाकुर जैसे बाहुबली को उसने एक कोने में घुसा रखा था। पुलिस का सपोर्ट था, एमएलए का साथ था, और तो और उसके बाप की हत्या के बाद गांव के लोगों का इमोशनल सपोर्ट भी था। रात का अंधेरा गांव को घर कर चुका था। नरेश की मां के मकान से थोड़ी दूर पर मोटरसाइकिल रोककर दो लड़के धीरे से उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। आंगन से सटे कमरे में नरेश की मां दीवार पर तय लगी साड़ी टांग कर और शीशे के आगे गहने रखकर यूं सोई थी कि जैसे कल सुबह बेटे की शादी में जरूर जाएगी। दोनों लड़के धीरे से मकान की दीवार टाप जाते हैं। दोनों लड़के धीरे से मकान की दीवार टाप जाते हैं और नरेश की मां के कमरे में घुसते हैं। एक उसकी टांगे दबोच लेता है तो दूसरा उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है मगर दोनों मिलकर उसे काबू कर लेते हैं और सल्फास की शीशी उसके मुंह से लगाकर जबरदस्ती उसे सल्फास पिलाते हैं। करीब 10-15 मिनट की जद्दोजहद के बाद नरेश की मां जहर के चलते मर जाती है और वो दोनों लड़के वहां से फरार हो जाते हैं और किसी को कोई भनक तक नहीं लगती।
ठाकुर को जैसे ही ये खबर मिलती है वो सुकून से सोता है। अगले दिन की सुबह नरेश की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। दूल्हा और दुल्हन दोनों खूबसूरत साड़ी पहनकर सजते हैं। माई के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। ढोल बाजे के शोर बीच हंसते और नाचते किन्नर शालू और नरेश की शादी के लिए बेहद खुश होते हैं। अरे मंजली दीदी, किसका वेट कर रही हो? अरे तुम भी नाचो। नाच गाने के इस प्रोग्राम के बीच पूजा शुरू होती है और तभी शालू नरेश के कान में धीरे से कहती है, माँ को लेने गाड़ी भेजी थी। हाँ हाँ आती होगी। पूजा काफी हद तक खत्म हो जाती है। नरेश के मन में टेंशन और गुस्सा एक साथ उबल रहे होते हैं। उसका पूजा में और अपनी शादी में दोनों से ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अब आप दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। पंडित की अनाउंसमेंट तालियों की गड़गड़ाहट, ढोल की थाप के बीच और किन्नरों के शोर के बीच अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। नरेश की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है और उसमें से भागता हुआ पिंटू, जो हवेली के छोटे मोटे काम किया करता था, भागा भागा आता है। वो आकर मंजली दीदी से बात करता है और मंजली दीदी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। ये देखकर नरेश सब छोड़कर वहां भागता है। ए पिंटू, अम्मा कहाँ है? पिंटू डर के मारे कोई जवाब नहीं देता। बोल साले, वरना इसी मंडप को तेरी चिता बना देंगे, बोल। मंजली दीदी नरेश को काबू करते हुए धीरे से उससे कहती हैं, नरेश, हमें गांव जाना होगा, अम्मा नहीं रही। नरेश गले की माला फेंकते हुए भागता हुआ गाड़ी की तरफ जाता है। फूलों से सजी जीप को 120 की स्पीड से भगाता हुआ गांव पहुंचता है। उसके पीछे सभी किन्नरों की गाड़ियों का काफिला जाता है। वो घर के बाहर जैसे ही जाता है, वहां गांव के लोगों की भीड़ होती है। ये देखते ही नरेश अपने बाप को याद करने लगता है और वो समझ जाता है कि आज भी कुछ बहुत गलत हुआ है। कमरे में जैसे ही घुसता है तो उसकी मां की लाश बेड पर पड़ी होती है। बेड से लटके हुए सर को वो धीरे से उठाकर सीधा करता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। मां, ए मां, 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 ए मां। रोने का वो सिलसिला लगातार चलता है। अरे तेरी शादी के फैसले ने तेरी माँ को तोड़ दिया नरेशवा। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बिना डरे कहा। नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया और रोता रहा। कुछ देर बाद नरेश की नजर सामने टंगी साड़ी पर पड़ती है और वहीं शीशे के पास रखे गहनों पर। वो अचानक खड़ा होता है, सबका ध्यान साड़ी की तरफ खींचकर कहता है, ये देखो, वो शादी में आना चाहती थी, हमारी माँ का कत्ल हुआ है, और अगर वो शादी से मुंह मोड़ चुकी होती तो ये सब कहाँ है? अरे फिर तो पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे कुछ नहीं करेगी पुलिस, जो करेंगे हम खुद करेंगे। हमारी माँ की चिता ठंडी होने से पहले जिसने ये किया है, हम उसकी चिता को आग देंगे। हमारी माँ की चिता की आग पूरे किड़वईपुर को आग लगाएगी। बंद करो शहर को, साला जाम कर दो सब कुछ। सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे नरेश ने अपनी शादी पर अपनी मां के मरने की खबर सुनी। वो घर पहुंचकर समझ जाता है कि उसकी मां की हत्या हुई है। अब आगे। शमशान में खड़ी नई दुल्हन शालू, साथ में कितने ही किन्नर, पूरा गांव और घायल हो रखा नरेश। उस चिता की आंख से उसका बस चलता तो पूरी दुनिया को भस्म कर देता। शायद पूरी जिंदगी में पहली बार उसके हिस्से कुछ खुशी आई थी, मगर वो खुशी भी उससे छिन गई। कुम्हारन की चिता को आग देना नरेश के लिए अब तक का सबसे मुश्किल समय था। उसके मन में वो सारे दृश्य चल रहे थे। जब जब उसके बचपन में उसकी माँ के बारे में दुनिया ने अपशब्द बोले, ये वही नरेश है जिसने ठाकुर के पहलवान की भरे बाजार में जान ले ली थी जब उसने उसकी माँ के बारे में कुछ गलत कहा था। और इस बार जब उसकी माँ की हत्या हुई है, वो क्या कर सकता था, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सर की तरफ से 3 चक्कर लगाइए यजमान, और फिर पैरों की तरफ से चिता को अग्नि दीजिए। मनुष्य का शरीर जिन तत्वों से बना है वो उन्हीं तत्वों में मिल जाता है। ईश्वर का ध्यान करते हुए इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कीजिए। ईश्वर का ध्यान करते हुए इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कीजिए। पंडित की बात मानने के बाद नरेश ने कहा, आप यहां से जाइएगा ना पंडित जी,
और भी शरीर आएंगे जिन्हें वापस उन्हीं के तत्वों में मिलाना है। करीब 2 दिन तक शहर में शाम से पहले ही दुकानें बंद हुई और किड़वईपुर गांव ने तो मानो मौन व्रत रखा था। हलचल से भरे इस गांव में एक अजीब सन्नाटा था। किन्नरों ने सरेआम बदमाशी शुरू कर रखी थी। पुलिस प्रशासन इसको रोकना चाहता था, मगर नरेश के लोगों को रोकने के लिए ब्रिजेश तिवारी की परमिशन लगती और वो अभी कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था। एसपी ने तिवारी को फोन पर पूछा था, सर शहर का माहौल खराब है, खास करके किड़वईपुर के लोग डरे हुए हैं। अगर ये मर्डर है तो हमें तफ्तीश की इजाजत दी जाए। एसपी, नरेश हमारा आदमी है और इसके इस बुरे वक्त में हम उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाएंगे और ना ही तुम। पता लगने दो लोगों को, जब वक्त की मार किसी बड़े आदमी पर पड़ती है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। चलने दो जो चल रहा है, शहर में आग नहीं लगेगी, ये हमारी गारंटी है। किन्नरों का नेटवर्क प्रदेश की पुलिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो शिकारियों की तरह नरेश की मां के कातिलों को ढूंढ रहे थे। एक शराब खाने के बाहर ट्रकों के पीछे मूत रहे 2 शराबियों की बातचीत यूं थी। साला ये काम तो यार बड़ा ही आसान था। साला ना कोई जोखिम ना कोई रिस्क और इतनी बड़ी कीमत। ऐसा 1-2 काम भी महीने में मिल जाए ना तो बढ़िया हो जाए, क्यों? जिस ट्रक के पीछे इनकी ये जुर्म कबूल करने की धारा बह रही थी, उस ट्रक में एक किन्नर ड्राइवर को सुख प्राप्ति के कुछ पल दे रहा था। ये सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। अबे का खाक बढ़िया वे, साले आसपास के गांव में बात चल रही है। उस हाफ माइंड नरेश की अम्मा थी। गजब ही कांड हो गया यार हमसे। अबे किसी को क्या पता बे, तुम फिजूल नशा मत खराब करो, अपना भी और हमारा भी। उस किन्नर ने ट्रक से बाहर झांकते हुए उनका पीछा किया और अपने साथियों को बुलाकर गाड़ी मंगवा ली। वो दोनों लड़खड़ाते हुए कदमों से अभी चल ही रहे थे कि पीछे से अचानक एक वैन ने उन्हें ठोक दिया। वो बुरी तरह गिरे। फिर दोनों को उठाकर गाड़ी में डाला गया और किन्नर हवेली पर लाया गया। वहां नरेश, सालू और मंजली दीदी रात को उठकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। हवेली के बाहर आकर गाड़ी रुकी। खून से लथपथ पिटे हुए दोनों लड़कों को चुन्नी से बांधकर घसीटते हुए किन्नरों ने उन्हें नरेश के पैरों पर फेंक दिया। तभी उस किन्नर ने सारी बातचीत नरेश और मंजली दीदी को बताई। इन दोनों ने रास्ते में अपना गलती माना, तुम्हारी अम्मा को यही मारे थे नरेश। नरेश ने उनमें से एक को उठाया और बालों से पकड़ते हुए सामने बड़ी कांच की मेज पर मुंह के बल फेंका। दूसरे वाला घबरा के सब देखता रहा। नरेश ने उसे लगातार मारा। एक बार भी उससे पूछा तक नहीं कि उसने ये क्यों किया, किसके लिए किया, किसके कहने पर किया, कितने पैसों में किया। कोई ऐसा सवाल नहीं, बस उसको मारता रहा। उस अधमरे शराबी को अपने सामने ऐसी स्टाइल में बिठाया और इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। वहां करीब 8 इंच का एक कांच का टुकड़ा था, जिसे उसने उठाने के साथ ही धीरे से उसका मुंह खोलकर उसके गले में उतार दिया। यह हैवानियत देखकर सब हैरान थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। गले से कांच के टुकड़े को उतरता देख दूसरा शराबी वहीं मुड़ गया। नरेश ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और उसने सीधे सीधे सब उगल दिया। वो आपके ही गांव का ठाकुर था भैया, हमको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था वो आपकी अम्मा है। उसने हमें 50,000 रुपए दिए थे, हमने वो काम कर दिया। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था वो आपकी अम्मा है भैया। नरेश ने साथ के कुछ किन्नरों को इशारा किया और वो दोनों किन्नर वहां से जाने लगे। मंजली दीदी देख रही थी कि नरेश की कमांड पर किन्नर सारे काम करने लगे हैं। वो समझ गई थी कि गद्दी का उत्तराधिकारी वक्त से पहले ही तैयार है। नरेश के पांव में फिर गिड़गिड़ाते हुए उस शराबी ने कहा, हमको जिंदा छोड़ दीजिए भैया, हमसे गलती हो गया। सारी उम्र आपको भगवान मानेंगे, हमको जिंदा छोड़ दीजिए भैया, हमको जिंदा छोड़ दीजिए। नरेश ने उसको बालों से पकड़कर उठाया और कहा, जिंदा छोड़ दे तुम्हें? उसकी लाश को गंगा नदी में गिरा देना और इसको जिंदा छोड़ देना। हैरान मत होइए, नरेश ने उसे जिंदा छोड़ा तो जरूर, मगर उसके साथी की लाश के साथ उसे बांधकर जिंदा बहती नदी में फेंक दिया। हमको हथियारों की जरूरत है मंजली दीदी। आज ठाकुर की हवेली में हम जनरल डायर बनकर घुसेंगे। अंजाम कुछ भी हो, जो आग हमारे मन में बचपन से जल रही है, आज वो उस ठाकुर को जला के राख करेगी। सोच लो नरेश, तुम्हारा शादी हुआ है अभी।
हमें हथियार चाहिए दीदी। मंजली ने किन्नर को इशारा किया और वो एक छोटी सी पोटली में जिसमें करीब 8-10 ऑटोमेटिक पिस्टल थी वो लेकर आई। नरेश ने एक ठो उठाई और बाकी उसके साथ के किन्नरों ने। शालू घबराई थी पर कुछ नहीं बोली। अपनी माई का जयकारा लगाते हुए करीब 7-8 किन्नर और नरेश 2 गाड़ियां भर के ठाकुर की हवेली की ओर निकल गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे एक किन्नर नरेश की मां के कातिलों को किन्नर हवेली पर लेकर आता है। वहां नरेश उनसे ठाकुर का नाम उगलवाता है और बंदूकें और किन्नरों की एक टुकड़ी के साथ बीच रात ठाकुर की हवेली पर निकल पड़ता है। अब आगे। उधर नरेश का काफिला निकलता है तो वहां मंजली दीदी देर रात तिवारी को फोन करती हैं। अरे मंजली दीदी, इतनी रात गए, सब ठीक तो है? कभी कभी चैन की नींद के लिए नींद से जागना पड़ता है। अरे आप क्या रात के 3 बजे हमें मोटिवेशन दे रही हैं? कुछ हुआ है का? हुआ नहीं, होने वाला है तिवारी जी। नरेश की मां को मारने वालों को सुपारी ठाकुर दिया था और अब नरेश निकल पड़ा है उसकी हवेली की ओर। सुबह की मॉर्निंग वेरी गुड होने वाली है हमारी। अरे अच्छी बात, ये तो आपातकालीन स्थिति है। खुश कर दिए दीदी आप। हम आपको खुश किए हैं, आप हमें खुश कर दीजिएगा। अरे हाँ, बताइए दीदी, क्या कर सकते हैं आपके लिए? ठाकुर की सुपारी की बात 55 लाख में हुई थी, मगर अब तिवारी ऐसे बदल रहा था जैसे कभी यह बात हुई ही नहीं। मंजली दीदी को यह बात पसंद नहीं आई। तिवारी, तुम्हें याद हो तो हमने कहा था हमें सीधी बात करना पसंद है। ठाकुर की जान की कीमत 55 लाख तुमने तय की थी, अगर तुम्हें याद हो तो। अरे पर उस पर तो हम रुक गए थे ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बवाल के चक्कर में। और ये तो अब वैसे भी नरेश का निजी मामला है, हम क्या बोले? तिवारी, पिछले कई सालों की पहचान है हमारी। जुबान से पलटना तुम्हें सूट नहीं करता। अरे हम कहां जुबान से पलट रहे हैं, हमने तो जुबान दी ही नहीं। अच्छा नहीं होगा तिवारी। अब आप हमें आधी रात को धमकी दे रही हैं। अंजाम तो नरेश जो करने जा रहा है उसका भी अच्छा नहीं होगा। क्या पता हम पुलिस को ना रोक सकें एक्शन लेने से। नाम तो आपका भी आ सकता है मंजली दीदी। बस एक बात याद रखना तिवारी, हमारी पहचान तुमसे पुरानी है और इस पहचान में पॉलिटिक्स तुम घुसाए थे। ये कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। तिवारी बेपरवाह होकर फिर सो गया। उधर मंजली दीदी की चिंता बढ़ गई। एक तो हाथ से 55 लाख रुपए की रकम चली गई और दूसरा नरेश के ऊपर से तिवारी का हाथ, जिसका सीधा मतलब था नरेश जो ठाकुर के घर में करने वाला था उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की थी। ठाकुर की हवेली से 10 कदम दूर धीरे से नरेश की जीप और एक वैन आकर रुकती है और ये सारे किन्नर ट्रेन फौजियों की तरह कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे किन्नर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। गेट पर शराबी की तरह गाना गाते एक किन्नर ने मूतना शुरू किया। ये चाल थी दरवाजा खुलाकर गार्ड को बाहर लाने की। अरे पीले पीले ओ मोए राजा, पीले पीले ओ मोरी रानी। दरवाजे पर पड़ती धार ने ठाकुर के गार्ड को जगा दिया। इस साला दरवाजे पर कौन मूत रहा है? डंडा इतना मारेंगे ना साले को। किसी बेवड़े को तबीयत से मारने के जोश में गार्ड ने बिना सोचे समझे हवेली का दरवाजा खोल दिया और उसको हर तरफ से फिर किन्नरों ने जकड़ लिया और नरेश उसकी गर्दन को वही फिल्मी अंदाज में घुमाया, मगर जाहिर था कि वो ऐसे मरेगा तो नहीं। फिर अपनी कमर में दबाए हुए चाकू को निकालकर उसने उसके गले पर फेर दिया और फिर किन्नरों ने उसको वहीं फेंक दिया। धीरे धीरे वो लोग घरों में घुसे और आसपास कोई आहट नहीं होने दी। आपस में बटे हुए किन्नरों ने घर के एक एक कोने को छान मारा। किचन में सोया नौकर, एक माली और एक आध गार्ड यूं ही शहीद हुए। चाकू घोंपते घोंपते नरेश ठाकुर के कमरे में पहुंचता है और बेड के ठीक सामने लगे सोफे पर बैठ जाता है। ठाकुर और उसकी बीवी चैन से सो रहे थे कि नरेश उनको धीरे से आवाज देता है, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ओ ठाकुर साहब।
ठाकुर घबरा कर उठ जाता है। उसकी बीवी अचानक चीख मारती है और नरेश जोर से हंसने लगता है। ये ना रसूखदार लोग बिलखते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। अरे गोली से उड़ाएंगे। ए बनवारी, ए कन्हैया, अरे कहाँ मर गए सबके सब? जहां जहां थे ना ठाकुर साहब, वहीं वहीं मर गए। ठाकुर की आवाजें सुन सभी किन्नर हवेली के उसी कमरे में जमा हो जाते हैं। ठाकुर समझ गया था कि उसकी हवेली नरेश ने हाईजैक कर ली है। कहा चाहिए? झुमके लूटने आए हैं तुम्हारी बीवी के। हमसे सौदा करोगे तुम? हमसे? कीमत बोल नरेश, कीमत। 50,000। 50,000? हमारी मां की यही कीमत लगाई थी ना तूने। परिवार को बीच में तुम लोग लाए, घर की औरतों को नहीं ठाकुर। तेरे लौंडों को बीच में लाए हम, और वो तीनों के तीनों अभी तक जिंदा हैं, मगर हमारी मां नहीं। तू अब एक काम कर, ये ले, पहन इसको। नरेश ने ठाकुर की तरफ साड़ी फेंक कर मारी। अरे का बकवास है ये? साला, एक तो ये अमीरन की अकड़ नहीं खत्म होती। नरेश ने एक हाथ से ठाकुर की बीवी की टांग खींची और उसके पांव के अंगूठे पर बंदूक की नली को रखते हुए बोला, साड़ी पहन, नहीं तो इसका एक एक करके हर उंगली को स्पेशल उड़ाएंगे। ठाकुर अपनी जगह से नहीं हिलता और गनशॉट। नरेश ने ठकुराइन के पैर का अंगूठा गोली से उड़ा दिया। अरे पहन वरना अगली उंगली पर मारूंगा। ठाकुर ने अपनी बीवी की ओर देखा और साड़ी पहनना शुरू किया। अब ठाकुर से साड़ी तो पहनी जा नहीं रही थी। नरेश ने कहा, ए विमला, जरा ठाकुर को ठकुराइन बनने में मदद करो। अगले पल में ही किड़वाईपुर के खानदानी बाहुबली साड़ी पहने हुए थे। ठाकुर को देख नरेश और सभी किन्नर हंसने लगे। तभी विमला ने कहा, ए नरेश, हम सबके लिए नाचते हैं, साला हमारे लिए कोई नहीं नाचता। ऐसा है? चल ठाकुर, ठुमका लगा। ठाकुर अपनी जगह से हिलता नहीं और गुस्से में नरेश को घूरता रहता है। नरेश ठकुराइन के पैर की अगली उंगली पर बंदूक की गर्म नली लगाता है। उसकी उंगली का मांस गर्म नली से चिपकता है और ठकुराइन दर्द से कराती है। ठीक उसी पल ठाकुर के ठुमके शुरू हो जाते हैं। नाचते नाचते ठाकुर एक किन्नर के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसी किन्नर की कनपटी पर बंदूक रख देता है। साला बहुत देर से चल रहा है, वरना अभी इसका भेजा इसी कमरे की जमीन पर मिलेगा। नरेश बिना डरे ठकुराइन की तरफ बंदूक करके कहता है, तेरी बीवी अभी भी मेरी बंदूक के निशाने पर है ठाकुर, तो ज्यादा सलमान खान बनने की गलती मत करो। ठाकुर को बड़ा तेज गुस्सा आता है। साला ये ले। ठाकुर लगातार 3 गोली अपनी बीवी के अंदर उतार देता है। बोल अब क्या करेगा? ये देखकर सभी किन्नर और नरेश हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। ठाकुर इस हद तक कमीना था, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। उस मौके की गर्मी का फायदा उठाकर वो किन्नर ठाकुर को धक्का देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। नरेश उसी पल ठाकुर की टांग पर गोली मारता है। ठाकुर जमीन पर गिरता है और नरेश उसके मुंह पर लात मारकर उसे सीधा लेटाता है और दोनों पैरों से उसकी छाती पर खड़ा हो जाता है। ठाकुर का दम घुटने लगता है। फिर नरेश उसके सीने पर बैठकर कहता है, तूने मुझसे मेरा बचपन, जवानी, माँ बाप सब छीन लिया ठाकुर। मैं एक दिन की खुशी देख नहीं पाता और हर बार उसकी वजह तू ही था, मगर अंधेरा अब तेरी जिंदगी में होगा। और फिर नरेश ने आखिर 2 गोलियां चलाकर ठाकुर की दोनों आंखें फोड़ दी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे नरेश और कुछ किन्नर मिलकर ठाकुर की हवेली में घुसते हैं।
और नरेश ठाकुर के सीने पर बैठकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। अब आगे। किड़वईपुर की सुबह कुछ ज्यादा ही शांत थी। म्युनिसिपैलिटी का जमादार झाड़ू लगा रहा था। गली के कुत्ते कूड़े के पॉलिथीन के लिए लड़ रहे थे। मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। मगर उस झाड़ू मारने वाले की नजर जब मेन चौक के घंटा घर पर पड़ी तो उसके पांव से जमीन निकल गई। मेन हाईवे से जुड़ने वाली सड़क के घंटा घर पर बीचों बीच साड़ी पहने खून से लथपथ फूटी आंखों वाली ठाकुर की लटकी हुई लाश थी। मौके पर एसपी, एसएचओ और पुलिस की बड़ी टीम पहुंचती है। बिजली विभाग की सीढ़ी की मदद से लटके हुए ठाकुर के शव को जमीन पर लाया जाता है। मगर उससे पहले अखबार वालों ने अलग अलग एंगल से हैवानियत की यह तस्वीर खींच ली होती है। एसपी साहब एसएचओ से कहते हैं, तुम ठाकुर के घर जाओ, वहां भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। एक टीम ऑलरेडी भेजे हैं सर। 3 नौकर, 2 गार्ड और ठकुराइन की लाश मिली है। एसपी एमएलए तिवारी को फोन करता है। आपने कहा था आप शहर में आग नहीं लगने देंगे। हाँ तो कौन सा आग लग गई? एसपी, एक घर ही तो जला है ना। ठाकुर की लाश मेन चौक के घंटा घर पर मिली है सर। ये बात आपको मालूम थी? ई साला, ये तो सनसनी मामला हो गया भाई। तो अब? अरे अब क्या, कार्रवाई करो। जो हुआ है तफ्तीश करो और मुजरिम को अंधे कानून को दिखाओ। हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? एसपी समझ गया था कि तिवारी ने नरेश से पल्ला झाड़ लिया है। खबर बनते बनते मीडिया में आग लग गई। मामला इतना गर्म हो गया कि सीएम ने तिवारी और एसपी को तुरंत ऑफिस पहुंचने का आदेश दिया। ये चल क्या रहा है एसपी? प्रदेश के रसूखदार लोग घंटा घरों पर फूटी आंखों के साथ लटके मिलेंगे तो मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा? भैया जी आप फिक्र मत कीजिए, बीच में मत बोलो तिवारी। एसपी ने फिर जवाब देते हुए कहा, हम तफ्तीश कर रहे हैं सर। जल्द ही इसके पीछे जो कोई भी है पकड़ा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहेगा सर। रहेगा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में लाइए और खत्म कीजिए इस मुसीबत को। हम आपसे बाद में बात करते हैं। एसपी उठकर बाहर जाता है। धीरे धीरे तिवारी भी खिसकने लगता है। तभी सीएम कहते हैं, अरे आप कहां चले? इसकी जानकारी आपको पहले से थी ना? भैया जी वो काफी पुरानी कहानी है ये। एमएलए तिवारी ने सीएम को पूरी कहानी समझाई कि कैसे ठाकुर ने नरेश को बचपन से सताया। नरेश का बचपन में ठाकुर के लड़कों द्वारा निकाले गए जुलूस से लेकर उसके बाप की मौत और मां के मर्डर तक की सारी कहानी सुनाई। सीएम ने सब ध्यान से सुना। तिवारी एक बात बताओ, हम तुमको मामला सुलझाने को बोले थे या उलझाने को? चलो खैर छोड़ो, पार्टी को तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे। अगर कल सुबह तक तुम्हारा इस्तीफा नहीं आता तो मैं शाम को तुम्हें पार्टी से बर्खास्त कर दूंगा। अरे पर भैया जी, तिवारी तुम जानते हो हमें अपने आप को रिपीट करने की आदत नहीं है। तिवारी जो जीत का जश्न मनाने की फिराक में था, निराश होकर वापस लौटता है। सीएम अपने पीए को इशारा करके बुलाते हैं। ये मंजली दीदी जो हैं, इनको फोन लगाइए। और राजनीति की ये कहानी इतना बड़ा मोड़ लेगी किसी ने नहीं सोचा था। मंजली दीदी के पास सीएम के पीए का फोन आता है और मिलने की बात तय होती है। नरेश के मकान पर सिर्फ मंजली और पीए मिलते हैं। यहां तक कि उस घर में रहने वाली शालू भी उस मीटिंग से बाहर होती है। हमें पूरी कहानी पता है कि कब क्या कैसे हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? ये 1 करोड़ रुपया कैश है। हमें तिवारी नहीं चाहिए। इसके अलावा ठाकुर के मर्डर वाला मामला दबाना हमारी जिम्मेदारी होगी। मगर एक बात ध्यान रहे, तिवारी हमें चौक पर लटका हुआ नहीं चाहिए। अननेचुरल डेथ दीजिए और उसे नेचुरल लगाइए। इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो इसमें साफ कार्रवाई होगी और एनकाउंटर होगा। पर अगर गड़बड़ नहीं हुई तो तिवारी की याद में होने वाली श्रद्धांजलि यात्रा में फूल लेकर आ जाइएगा आप। हम फूल लेके जरूर आएंगे। ये बात मंजली दीदी की हामी थी। पास की कॉलोनी में रहने वाली राधा तिवारी के यहाँ काम करती थी। उसकी जगह मंजली ने अपनी एक खास को वहां भेजा, जो वहां जाकर यह बताती है कि वो राधा की बहन है और उसकी जगह काम करने आई है। सिर्फ 1 दिन की बात है। ये सुनकर वो घर में आराम से घुसेगी और तिवारी की चाय या पानी में एक मीठी गोली डाल देगी। फिर तिवारी के मुंह से निकलने वाला खून साफ करना होगा और वहां से गायब होना होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक ही आएगा, इसकी जिम्मेदारी सीएम के लोगों ने ली थी। ये सारा का सारा मास्टर प्लान कभी दिमाग से ना सोचने वाले नरेश का था।
जो सही मायने में अंडरग्राउंड था। उसके नए घर के नीचे एक बेसमेंट था जहां वो अभी तक छुपा था। जिस हिसाब से प्लानिंग की गई वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। रविवार का दिन चुना गया ताकि तिवारी की कोठी में कम से कम लोग हों। ए लड़की, कहां जाना है? मैं राधा की बहन हूँ, उसका महीना आया हुआ है, तो आज काम के लिए मैं आई हूँ। क्या सुबह सुबह मन खराब कर रही है, चल जा अंदर। उस गार्ड की अकल उसकी सोच से भी छोटी थी। राधा की जगह वहां आई वो लड़की सीधे सीधे काम पर लग जाती है। एमएलए के कमरे में 3 लोगों की मीटिंग चल रही होती है और वो लड़की तीनों के लिए पानी लेकर जाती है। जहर की दवा वाला पानी एमएलए के आगे रखते हुए वो वहां से निकल पड़ती है। तभी तिवारी उसको रोक लेता है। रुको, राधा कहाँ है? जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ ने मुझे भेज दिया। ठीक है, 10 मिनट तक सबके लिए चाय ले आना। वो घबरा गई। 10 मिनट में जहर का असर हो गया तो तिवारी सबके सामने मरेगा। इससे पहले वो कुछ कर पाती तभी मीटिंग में बैठे एक आदमी ने कहा, चाय फिर कभी सर, आज हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। उस लड़की ने यह सुनकर सुकून की सांस ली। ठीक 5-7 मिनट बाद वो नजर बचाकर जब ऑफिस में घुसी तो तिवारी की कुर्सी टेबल की दूसरी तरफ थी। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही तिवारी को छूने लगी, तिवारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो राधा ने तुझे भी ट्रेनिंग देकर भेजा है, हैं? वो लड़की बुरी तरह घबरा गई, पर अगले ही पल तिवारी के मुंह से खून आ गया। उस लड़की की जान में जान आई और तिवारी की जान से जान निकल गई। वो तिवारी को उसकी कुर्सी पर छोड़कर खून साफ करके चुपचाप वहां से निकल गई। जब तिवारी के परिवार वालों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो उसे हार्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया गया। शहर में 1 दिन की सरकारी छुट्टी हुई और सम्मान के साथ तिवारी जी का संस्कार हुआ। वक्त अब काफी आगे आ चुका है। आज तिवारी जी को मरे हुए करीब 1 साल के आसपास हो गया है। ठाकुर का मामला आदिवासियों द्वारा किया गया हत्या का हमला बताकर बेनाम आदिवासियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। मंजली दीदी अब केवल आराम करती थी। किन्नर हवेली पूरी तरह नरेश संभालता था। पर कहते हैं ना, संतुलन जब तक बिगड़ा है तब तक बना है। नरेश का फोन बजता है। कौन? हमरे बाप को तू साड़ी पहना कर लटकाया था ना, हम उसी घंटा घर पर तुझे साड़ी उतार कर लटकाएंगे नरेश।